हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज के इस वीडियो में हम वर्कशीट 40 डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्लास 10 के ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल परिवहन एवं समुद्री पत्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में रेल परिवहन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रेल परिवहन जो है वो परिवहन का एक बहुत अच्छा साधन है जिसके माध्यम से हम लंबी दूरी को आसानी से तय करके साथ ही साथ वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल परिवहन और समुद्री पत्तनों के बारे में। तो देखेंगे आप सभी को वर्कशीट नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल परिवहन जो है वो परिवहन का एक सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम माना जाता है, क्योंकि इससे भारी से भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोना काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और परिवहन के साधनों में ये एक अच्छा साधन इसलिए भी है क्योंकि इसमें ईंधन की लागत काफ़ी कम आती है, ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसके बाद आपको आगे दिया गया है वर्कशीट में कि भारत में अंतरस्थलीय जो नौ संचालन है उसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही ऐसा है जो मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। इसके आगे आपको दिया है कि भारतीय सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण जलमार्ग इस प्रकार से हैं। जैसे पहला जलमार्ग संख्या 1 जो है आपका वो हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा तक है, जिसे हम जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। दूसरा है आपका सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसे जलमार्ग संख्या 2 कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जलमार्ग है आपका केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टमपुरम से लेकर के कोल्लम तक, और इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी 200 किलोमीटर है, जिसे जलमार्ग संख्या 3 कहते हैं। और इन तीनों जलमार्गों का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। इसके बाद आपको समुद्री तट रेखा के बारे में दी गई है। तो आप देखेंगे कि भारत की जो कुल समुद्री तट रेखा है उसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और इसमें कुल 12 मुख्य और 200 मध्यम कैटेगरी के पत्तन पाए जाते हैं। आगे आपको दिया गया है कि कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कहने का मतलब है कि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जो कराची बंदरगाह है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उस बंदरगाह से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था और व्यापार किया जाता था। परंतु जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया उसके बाद मुंबई बंदरगाह पे भार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस भार को कम करने के लिए उसी समय कांडला बंदरगाह जो है उसका निर्माण किया जाता है, विकसित किया जाता है, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसकी वजह से मुंबई बंदरगाह है उसके ऊपर अब आयात निर्यात का जो भार है वो पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है कि जो मुंबई बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे छोटा बंदरगाह जो है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। और नेक्स्ट है आपका कि अगर हम प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन की बात करें तो हमारा जो प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है वो है आपका चेन्नई। और व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो चेन्नई ही का आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यस्तम माना जाता है कि सबसे ज़्यादा व्यस्तम बंदरगाह हमारा मुंबई बंदरगाह है। और इसके बाद अगर हम व्यापार और लादे गए सामान के आधार पर देखें तो चेन्नई जो है वो दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना जो है वो 1967 में होती है और ये कोलकाता में होती है इसकी स्थापना। नेक्स्ट है आपका कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना शिपिंग और समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में होती है। कहने का मतलब है कि आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आगे आपको दिया गया है कि रेलवे के आवागमन से पहले जो जल परिवहन है वो बहुत ज़्यादा सस्ता और सुगम माना जाता था, क्योंकि आप देखोगे कि जो जल परिवहन है आपका, जल परिवहन के माध्यम से न केवल आप भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हो, साथ ही साथ मनुष्य का आवागमन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि इसमें ईंधन काफ़ी कम लगता है और ईंधन कम लगने की वजह से जो कॉस्ट प्राइस है या लागत है वो काफ़ी कम लगती है। साथ ही साथ जो ये पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि इससे प्रदूषण काफ़ी कम फैलता है, इसलिए ये परिवहन का एक बहुत अधिक उपयुक्त साधन माना जाता है।
अगर हम भारत में बात करें तो भारत में आंतरिक परिवहन का में योगदान जो है वो 1% है, जिसको अब बढ़ाने की और कोशिश की जाती है। अगर हम देश में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो 95% समुद्री पतन के माध्यम से होता है। तो आप देखेंगे कि आंतरिक परिवहन को और भी ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें योगदान सिर्फ और सिर्फ 1% है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जल परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा और सरल सुगम माना जाता है। इसमें लागत काफ़ी कम आती है, पैसा काफ़ी कम खर्च होता है, क्योंकि इसमें ना ही हमें रेल पटरियों को बिछाने की आवश्यकता होती है, ना ही सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली होती है और इसमें ईंधन भी काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि जल परिवहन के प्रमुख साधनों में कंटेनर शिपमेंट, जिसमें टैंक ट्रक, टैंक कार और टैंक जहाज़ द्वारा परिवहन शामिल है। इसके साथ साथ नौका, क्रूज़ शिप भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जल परिवहन के प्रमुख साधनों में कंटेनर शिपमेंट, जिसमें टैंक ट्रक, टैंक कार, टैंक जहाज़ द्वारा परिवहन शामिल है, और इसके साथ साथ नौका, क्रूज़ शिप भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है क्यों। जैसा कि हमने अभी वर्कशीट में ही डिस्कस किया है कि जो जल परिवहन है वो किसी भी देश के लिए परिवहन का एक बहुत अच्छा, सस्ता और सरल साधन माना जाता है, क्योंकि जल परिवहन के निर्माण में आप देखोगे कि अन्य परिवहनों की तुलना में जो लागत है वो काफ़ी कम आती है। इसमें कम ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ये इको फ्रेंडली होता है और इससे बड़ी बड़ी वस्तुओं को, भारी भारी वस्तुओं को आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो इसलिए जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता माना जाता है और अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपको वर्कशीट में ऊपर ही दिया गया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये तीनों जो है आपके, ये भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। पहला हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग तक, दूसरा है सदिया व धुबरिया के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी तक, और तीसरा है हमारा केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक। तो ये तीनों जो है आपके राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, तो इसे आप इस वाले आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन माना जाता है और परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। और विश्व का 1/3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो समुद्र मार्गों के माध्यम से ही होता है, जिसमें जो बंदरगाह है उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बंदरगाहों के माध्यम से ही आप देखोगे कई टन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। माल की आवाजाही और माल को ढोने में जो बंदरगाह है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्राचीन समय की हम बात करते हैं तो व्यापार के प्रमुख साधन यानी जल परिवहन हुआ करते थे उस समय, और जल परिवहन के प्रयोग के लिए बंदरगाह को होना ज़रूरी है, क्योंकि बंदरगाहों पे ही जो सामान है उसकी आवाजाही होगी, जिसके फलस्वरूप आधुनिक समय में जो बंदरगाह हैं वो निरंतर विकास कर रहे हैं। वो इसी का परिणाम है कि आज के टाइम पीरियड में जो जल मार्ग है वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसमें बंदरगाहों का एक महत्वपूर्ण रोल हो गया है, क्योंकि बंदरगाहों के माध्यम से ही जो सामान है उसको आसानी से जहाज़ों में चढ़ाया जा सकता है, दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जल परिवहन के बारे में पढ़ा और उसकी उपयोगिता के बारे में जाना। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली सारी वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलते रहे और बाकी वीडियोज़ भी आप ईजिली देख सको। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।